हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स को। 11th क्लास के फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। और इस पार्ट नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, और फिर समझेंगे कि वेग समय ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। इतना करने के बाद इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और वो टॉपिक है हमारा न्यूटन के गति के समीकरण। जी हाँ, न्यूटन के गति के समीकरण इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। तो आज हम लोग न्यूटन के गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे और उसके बाद जब हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग कलन विधि से न्यूटन के गति के समीकरणों को प्रूव करेंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब बात हम आपको ये बता दें कि इसके पार्ट नंबर 1 में आखिर मैंने क्या किया था। इसके पार्ट नंबर 1 में बेटा मैंने आपको दूरी और चाल के बारे में संबंध बताया था। मैंने आपसे कहा था विस्थापन और वेग को जान लीजिए, मतलब दूरी, विस्थापन, वेग और चाल, इनके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी थी। तो आप सोच रहे होंगे वो वीडियो आखिर हमें कहाँ से मिलेगा। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाना है आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप चैप्टर वाइज हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आपने आज तक सोचा है कि कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। यस, उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है कि जो वेग में परिवर्तन होता है वो दूरी के सापेक्ष होता है या फिर समय के सापेक्ष होता है। सो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने इसके ऊपर बहुत सारे शोध किए और फिर उन्होंने ये पाया कि अगर किसी गिरती हुई वस्तु और किसी समतल स्थान पर रखी हुई वस्तु जो गति कर रही हो, समतल स्थान पर गति कर रही हो और ऊपर से नीचे गिर रही हो, तो गैलीलियो ने सोचा कि अगर दूरी के सापेक्ष करेंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इन्होंने कहा कि वेग में परिवर्तन की दर जो है, वेग में परिवर्तन जो हो रहा है उसको समय के सापेक्ष ही मापा जाना चाहिए। यस, उन्होंने कहा कि इसको समय के सापेक्ष ही माना चाहिए, है ना, इसको समय के सापेक्ष ही माना जाना चाहिए। अब समस्या ये है कि आखिर इन्होंने समय के सापेक्ष ही क्यों माना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बेहतर नोट्स मिलेगा आपको, परेशान मत होइए। इन्होंने ये माना कि इसको अगर समय के सापेक्ष करेंगे तो ही अधिक बेहतर है। लेकिन ये समस्या बहुत पहले तक बनी रही कि आखिर वेग में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष होना चाहिए या समय के सापेक्ष होना चाहिए। लेकिन आफ्टर गैलीलियो के आने के बाद ये समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूर हो गई और इन्होंने कहा वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यस, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग अंग्रेजी के वर्णमाला में स्मॉल a का चयन करेंगे। यस, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल a से लिखेंगे इसको। सो अब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताना शुरू करता हूँ। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। सो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। लेकिन ये कभी बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। क्या जटिल समस्या थी? कि वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष मापी जाए, समय के या दूरी के। सो हम लिख सकते हैं कि त्वरण जो है वो क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन,
वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। और उसके बाद त्वरण क्या है, ए। और उसके बाद वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो मान लो कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पे u इस वेग से गतिमान है। किससे, u वेग से गतिमान है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी मतलब इसका वेग v हो जाता है। कुछ समय के बाद ये इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो बाद में वेलोसिटी कितनी हुई, v, और पहले कितनी थी, u थी। तो अब समय कितना हो गया बताओ, t। सो ये हो गया आपका त्वरण, वेग में परिवर्तन। या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ऐसे भी करके आप इसको लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिर मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, सो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। ठीक है, यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अगर ये सदिश राशि है तो अब पहुंच गए आप 11th क्लास में। तो जो भी चीज सदिश राशि हो जाए तुरंत उसके ऊपर एक लाइन खींच देना ऐसा, और ये डिनोट कर देता है कि हाँ, दिस इज द क्वांटिटी विच इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ठीक है, सो हम कह सकते हैं यह एक क्या है, सदिश राशि है बच्चा, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होगा। अब बताओ वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को फिर से सेकंड से भाग करना पड़ रहा है क्योंकि बटे में टी है ना। सो ये सेकंड से सेकंड का गुणा हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, होता है। ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसकी वीमा, अब वीमा देखिए क्या होगा, मीटर के लिए एल का यूज करोगे और समय के लिए टी का, और जब समय ऊपर जाएगा तो पावर जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये हो गई LT-2। अगर आपने वीमा वाला चैप्टर नहीं देखा ना तो वो भी यार आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लो जाके। इसके वीमा LT-2 होती क्योंकि वहां पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आखिर त्वरण क्या है, ये त्वरण जो है वो आखिर क्या है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई ना समझ में। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़, कि आखिर ये त्वरण जो है जब निगेटिव होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा तब क्या होगा। ठीक है, सो आप लिखेंगे एक नोट, आप लिखेंगे एक नोट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक, अब जो ये कहते हैं कि त्वरण कभी निगेटिव होता है, त्वरण कभी पॉजिटिव होता है, किसी वैज्ञानिक ने ऐसा नहीं कहा कि त्वरण निगेटिव होता है, त्वरण पॉजिटिव होता है। कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं कह के गया, कोई नहीं कह के गया ऐसा। ये सब हम लोगों ने खुद बना लिया कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, और अगर कोई चीज़ निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब उसमें कमी हो रही है। और ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, दोनों चीज़ें अगर सेम है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जीरो है, तो ना तो कमी हो रही है ना तो वृद्धि हो रही है। तो नोट लिखेंगे कि क्या नोट लिखेंगे, पहला नोट, यदि आप एक्सीलरेशन निकालते हैं, मतलब एक्सीलरेशन A निकालते हैं, और वो एक्सीलरेशन आपका 0 से कम आ जाता है, वो एक्सीलरेशन यदि आपका 0 से कम आ जाता है। अब 0 से कब आएगा, मेरी बात समझो, 0 से कम कब आएगा, जब एक्सीलरेशन A v - u, अभी आपने फॉर्मूला देखा है, ये 1 से कम कब आएगा, सॉरी 0 से कम कब आएगा। ये 0 से कम के आने का मतलब ये डेसिमल में वैल्यू जाए या निगेटिव में वैल्यू जाए, डेसिमल में नहीं निगेटिव में वैल्यू जाए, माइनस में। तो माइनस में कब जाएगी,
माइनस में तब जाएगी जब v की वैल्यू जो है ना, ये v की वैल्यू है और u की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू कम हो जाए और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो घटाने पे जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा मेरे लाल, बताओ जल्दी से, आएगा ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये कम ये ज़्यादा तो वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी क्योंकि u पहले की होती है और बाद में वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि बाद वाली कम हो जाती है, मतलब v वाली कम है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो अगर ये यदि a का मान इससे कम हुआ तो वस्तु की गति, तब बेटा बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेगा आपको इस क्लास के बाद, तब वस्तु क्या, वस्तु की गति, तब वस्तु की गति क्या हो रही है, मंदित हो रही है, डी एक्सेलरेटेड हो रही है, ठीक है, हो रही है। और यदि एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाता है तो उस एक्सेलरेशन का नाम बदलकर हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, मंदन जिसे कहा जाता है, ठीक। सेकंड पोजीशन, यदि एक्सेलरेशन का मान 0 के बराबर आ जाए। अब 0 के बराबर कब आएगा मेरे लाल, 0 के बराबर तब आएगा जब v और u दोनों की वैल्यू, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों की वैल्यू समान हो जाएगी। इसका मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं होगा ना तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 ही आएगा, बिकॉज ऑफ घट के ऊपर 0 वैल्यू आएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 ही होगा, एक्सेलरेशन 0 ही होगा। फिर से समझो, अगर ये दोनों सेम सेम हो गए बेटा, पूरे YouTube में तुमको इस तरीके से इतना डीप में घुस घुस के पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा कोई, ठीक है। सो बहुत मैं समझता हूँ कि यू मतलब आपका लेवल जो है बिल्कुल 0 पे है। जो मेरा हाथ यहाँ देख रहे हो ना, इसको यहाँ ऊपर लेके जाना है। और कब जाएगा, जब ऐसे पढ़ोगे डीप में, ऐसे पढ़ोगे डीप। ऐसे तो हजारों वीडियो हैं यूट्यूब पे, है, फिर हमको कौन पूछेगा, है, समझो। सो यदि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 तब वस्तु की गति क्या है, समान है, नो चेंज इन वेलोसिटी। वस्तु की गति क्या है, समान है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। वस्तु की गति एक समान है, या समान नहीं लिख लो, एक समान लिख लो बेटा, यहाँ पे एक ऐड कर लो, अच्छा नहीं लगता है, मतलब यूनिफॉर्म। वहाँ डी एक्सेलरेटेड, यहाँ पे यूनिफॉर्म, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद तीसरा केस, यदि एक्सेलरेशन का मान 0 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब v ज़्यादा है, u कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है ना। तब वस्तु की गति, वस्तु की गति क्या है, बताओ जल्दी से, वस्तु की गति क्या है, वस्तु की गति क्या है, वस्तु की गति मंदित हो रही थी, यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, वस्तु की गति बढ़ रही है। बताइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना। बढ़ रही है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु की गति त्वरित हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, त्वरित, ठीक है, समझ में आ गया इतना जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। तो अब हम देखेंगे कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है, ठीक है, एक समान त्वरण और असमान। हेडिंग डालो जल्दी से, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। हेडिंग क्या डालोगे, एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है, ठीक है। हेडिंग क्या है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण व असमान त्वरण, असमान त्वरण, ठीक है। हेडिंग डालो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं, यदि समान समय अंतराल में, पहले लिख लो फिर समझाओ, यदि समान समय अंतराल में, यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में
किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो रहा हो, यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु का त्वरण एक समान होगा, वस्तु का त्वरण एक समान होगा। जबकि यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, पहले थोड़ा सा बढ़ते फिर तेजी से बढ़ते, तो इसमें क्या है, असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु में असमान त्वरण होगा, वस्तु में असमान त्वरण होगा। सिंपल सी बात थी कि अगर समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 1 सेकंड बाद वो क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद 2 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रही है। 2 सेकंड बाद वो 4 बढ़ गया, 3 सेकंड बाद वो 6 बढ़ गया, इधर 1 उधर 2 बढ़ रहा है। लेकिन यदि मैं कहूँ 1 सेकंड के बाद 2 बढ़ता है, 2 सेकंड के बाद 6 बढ़ जाता है, उसके बाद 7 बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसको कहेंगे हम लोग कि असमान। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा, अब जो करने जा रहे हो उससे समझ में आएगा, अब जो करने जा रहे हो उससे समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखोगे, वेग समय ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका MCQ आ सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ, ठीक है। बीच में क्या करेंगे, ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। देखो कैसे बनाओगे, ऐसा लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है, ऐसा लाइन खींचोगे और ऐसा लाइन खींचनी, ये मेरे से टेढ़ा हो गया और ऐसे, ठीक, पहला ग्राफ बन गया। अब देखो ये ग्राफ बना और ये जो नीचे वाली लाइन है ये बता रही है t = टाइम, ठीक है, t को बता रही है, टाइम को बता रही है। इधर वाली क्या बता रही है, ये वेलोसिटी को बता रही है, ठीक, इधर टाइम को इधर वेलोसिटी को। अब उसके बाद इसमें एक सरल रेखा ऐसे बना दी गई है। इसका क्या मतलब है, ये रेखा समय की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन वेलोसिटी ना तो घट रही है और ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है। सो इस ग्राफ में हम लोग कह सकते हैं कि समय में परिवर्तन होने के साथ वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सो इसमें हम लोग लिखेंगे, पहला ग्राफ बनाने के बाद क्या लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूं लिखिए, ठीक, मैं बोल रहा हूं लिखिए ग्राफ 1 यह प्रदर्शित करता है कि ग्राफ 1 यह प्रदर्शित करता है कि समय में परिवर्तन होने के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या प्रदर्शित करता है, समय में परिवर्तन होने के साथ साथ, समय में परिवर्तन होने के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो यहां पे अगर समय में मैं इसको डॉट 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 मिलाऊंगा तो समय कुछ बढ़ गया, फिर यहां पहुंचा फिर देखा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ग्राफ 1 यह प्रदर्शित करता है कि समय में परिवर्तन होने के साथ साथ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः क्या, त्वरण शून्य है। क्या है, अतः त्वरण शून्य है। There will be no change in velocity after change in time, so acceleration of the object is equal to 0। ठीक है, सो ये अतः त्वरण क्या है, शून्य है। मैं बहुत नौटंकी कर करके पढ़ाता हूँ, क्या करूँ, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है, समझ में आने के बाद अब इसी तरीके से एक दूसरा ग्राफ देखो, क्या है, इस लाइन को मिटा दो यहां से और इस बार इस लाइन को ऐसे बनाओ, अब देखो क्या है, ये ग्राफ नंबर 1 की जगह पे 2 कर लो। अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से समझो, यहां पे एक बिंदु बनाओ और इसको ऐसे 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 करके मिलाओ, ठीक। मान लो यहां से यहां तक 1 सेकंड है, वेलोसिटी 2 है, मान लो, फिर यहां पे पहुंचे भाई
कुछ तो मानना पड़ेगा तभी तो सीखोगे। यहाँ पहुँचे, इसको मिलाया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो टाइम यहाँ बढ़ा, वेलोसिटी इतनी है, फिर टाइम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ गई, फिर टाइम बढ़ा, फिर मिलाओगे फिर वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब समय में परिवर्तन होने के साथ साथ वेलोसिटी में भी परिवर्तन हो रहा है, वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। सो कह सकते हैं हाँ, इसका त्वरण जो है वो त्वरित है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़िया, ये लिखना है। क्या लिखोगे? ग्राफ टू यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि समय में परिवर्तन होने पर, समय में परिवर्तन होने पर, ग्राफ 2 यह प्रदर्शित करता है कि समय में परिवर्तन होने पर वस्तु का वेग बढ़ रहा है। अतः वस्तु का त्वरण कैसा है? धनात्मक है मेरे लाल, पॉजिटिव। सो ग्राफ 2 tells that, या says that, graph 2 says that there will be change in time, there will be change in velocity with respect to time, या with change in time the velocity is increases। मैं पीछे क्या बोल गया पता नहीं। ग्राफ 2 tells that, या says that there will be change in time, there will be change in velocity with respect to time, so we can say that, sentence बदल गया, so we can say that the acceleration of the object is positive। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब ये ग्राफ ऐसे ना बढ़े, अब इसको मिटा दो यहाँ से ऐसे, अब इसको मिटा दो यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से हटा दो। अब एक दूसरी लाइन खींचो, ऐसे खींचो बेटा, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो। ठीक है, समझ में बात? जब ऐसे खींचोगे तो क्या होगा? इस ग्राफ की दशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? दशा बदल जाएगी। किसका नंबर हो गया? 3। अब देखो, इमेजिन करो, जब तुम यहां पे हो, इसको डॉट 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 ऊपर मिलाया, क्या हुआ? समय थोड़ा सा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जब यहां पहुंचे, यहां मिला, समय बढ़ गया, वेलोसिटी कम हो गई। फिर यहां पहुंचे, फिर समय बढ़ गया और वेलोसिटी और कम, और फिर जब यहां पहुंचे समय बहुत बढ़ गया, वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, ग्राफ 3 यह प्रदर्शित करता है कि समय में परिवर्तन होने पर वस्तु का वेग घट रहा है, अतः वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है। मेरे प्यारे अंग्रेजी मीडियम वाले प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके पहले का जो सेंटेंस मैंने बोला था उसमें पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव, और जो इंक्रीज बोला था मैंने उसको डिक्रीज लिख लेना, या कहो तो मैं बोल देता हूं। ग्राफ 3 says that there will be change in velocity, there will be decreasing in velocity with respect to time, so we can say that, so उसमें change की जगह पे increasing कर लेना, so we can say that the acceleration of the object is the negative। okay, I hope यह बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं इसको साफ करता हूं, और अब मैं अगला एक और ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ नंबर 4। ठीक है, ग्राफ नंबर 4। ये 4 नंबर क्या कहेगा पता नहीं क्या कहेगा। ठीक है, देखो ये ग्राफ नंबर ऐसे बन गया। ठीक, ग्राफ नंबर क्या हो गया? ऐसे बन गया। चलो एक और बना देता हूं, ऐसे ये ऐसे आया। ठीक, ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था। फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर जान लो, एक्स्ट्रा कर लो, लिखना मत। ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ठीक। अब आप देखो यहां मिलाओगे इसको, ये 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 ये, हम कह सकते हैं कि ग्राफ 4 कह रहा है कि वस्तु के वेग में सतत वृद्धि हो रही है, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट इसका जो त्वरण है वो भी लगातार बढ़ रहा है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, बस इतना लिखना है। ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और इसमें अपोजिट है, घट रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि ग्राफ 4 यह प्रदर्शित करता है कि वेग में परिवर्तन, वेग में सतत वृद्धि हो रही है, बस इतना लिख लो। ठीक, ग्राफ 4 says that there will be continuous change in velocity. So अतः त्वरण में भी सतत वृद्धि होगी। ठीक, उसमें उल्टा लिख लेना इसी का, सतत कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने टोटल आपको कितने ग्राफ बता दिए, 4। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना। सुपर फास्ट ट्रेन दौड़ रही है, सुपर फास्ट ट्रेन जो है आपकी दौड़ रही है। आपका बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, आपका बोर्ड का रिजल्ट आ गया, आप बहुत खुश होंगे, बहुत दुखी होंगे। ना खुश होने की जरूरत है, ना दुखी होने की जरूरत है, बस एंजॉय करने की जरूरत है। एंजॉय करते रहो लाइफ में, बस वही चाहिए, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का, और उसके बाद लगातार बस मेहनत करो और कुछ मत करो, है ना। सो इतने टॉपिक के बाद हमने त्वरण पढ़ लिया, वेग समय ग्राफ पढ़ लिया। अब बारी है न्यूटन चाचा की, और अब पढ़ेंगे हम न्यूटन के गति के समीकरण। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो, न्यूटन के गति के समीकरण ग्राफी विधि से। सो अब हम शुरू करेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। यस, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। देखिए अब ये क्या है कि अगर मैं लिख के पहले से रख देता तो आपको समझ में नहीं आता, आपके साथ साथ में करूंगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींची मैंने, ठीक है, और उसके बाद इधर किया। अब ये जो 2 अक्ष मैंने बना दिए हैं, नीचे वाले अक्ष का नाम हो गया एक्स अक्ष और ऊपर वाले का नाम हो गया वाई। ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, समझदार हो। ये वेग समय ग्राफ खींच रहे हैं, ये आपका बढ़ रहा है इधर से टाइम और इधर से बढ़ रही है आपकी वेलोसिटी। सो हमने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना लिया। यहाँ पे क्या बना लिया? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना लिया, ठीक है, वेग समय ग्राफ। अब मैंने माना कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु होगी तो उसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। मैंने माना कि यहाँ पे कोई एक वस्तु है तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u है, प्रारंभिक। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले गति के समीकरणों का निगमन, यहाँ लिखेंगे प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम नहीं, सॉरी बेटा, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, एक पथ पर गतिमान है, एक पथ पर गतिमान है, ठीक है। कोई एक है जो गतिमान है, लगातार गति कर रही है, ठीक है। मान लिया मैंने कि वो ये है, ऐसे बढ़ रही है, ठीक, वहां पहुंच गई, ठीक है। अब जब वहां पहुंच गई है तो इसको अगर मैं नीचे ऐसे 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 करके मिलाऊंगा
और इसको यहां से मिलाऊंगा ऐसे। सो जितनी ये दूरी होगी यहां से यहां तक, वही जो होगी वो ये हो जाएगी। आई बात समझो? तो प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग कितना है, v है। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? अंतिम वेग कितना है, v है। क्लियर है? इतनी बात आ गई ना समझ में? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम लिखेंगे कि प्रारंभ में नहीं, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका नामकरण कर दिया जाए, ABCD नाम दे दिया जाए। ठीक है, सो मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर A है। ठीक है, यहाँ पे A, फिर उसके बाद इसको डॉट 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 यहाँ से मिला दिया। इसको कहा मैंने B है, इसको कहा मैंने C है, और इसको कहा मैंने D है। इसको O नाम दिया और इसको E नाम दिया, ABCDOE। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो अगर हम लोग कहेंगे कि t समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। से इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मुझे ये निकालना हो कि आखिर इसका त्वरण क्या होगा, तो हम कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो, वेग समय परिवर्तन, वेग समय परिवर्तन, वेग समय परिवर्तन। ठीक है, वेग समय परिवर्तन में ग्राफ की ढाल मतलब टेंजेंट, ग्राफ की ढाल। अब ढाल क्या होती है, 11th क्लास की मैथ में है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ रहोगे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बस इसको याद रखो। ये टैन है, टैन, टेंजेंट, अभी बताऊंगा मैं। वेग समय परिवर्तन में ग्राफ की ढाल त्वरण का परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण मतलब वैल्यू, परिमाण प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि त्वरण बराबर रेखा AC की ढाल। अब ये ढाल क्या है, जो इंग्लिश मीडियम में है लिखेंगे कि द टेंजेंट ऑफ लाइन AC। ये जो रेखा आपको यहाँ पे AC दिख रही है, इसकी ढाल। ढाल का मतलब होता है टेन, टेन, बस इतना समझो, टेंजेंट। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। कोई नहीं बताएगा बेटा, डायरेक्ट बताएगा आपको जो भी बताएगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसके सामने वाला कण है लंब। कौन है, लंब कौन है, इससे जुड़ा हुआ जो, अगर कोण में यहाँ की बात करूँ तो लंब है CB, और ये है आपका, ये कौन है आपका, ये कौन है आपका AB। इसका प्रूफ आपको 11th क्लास की मैथ में मिल जाएगा, जब मैं आपको मैथ का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। ये कहाँ से आया मैं बता दूंगा वहाँ से। और जो बच्चे बायो से हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी कि ढाल समझ जाओगे कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपने 10th में मैथ्स तो पढ़ी है। सो लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका CB, और आधार कौन हो गया, यहाँ पे अगर थीटा बने तो आपका हो गया AB। तो इसका मतलब CB अपॉन AB, CB अपॉन AB। आई बात समझ में? इसके बाद अगर मैं त्वरण की बात करूं तो A हो गया। ठीक है बेटा, अगर इस CB को निकालना हो, ये वाली यहां से यहां तक दूरी निकालनी हो, तो हम कह सकते हैं ये U है। सो यहां पर भी क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक भी U ही है। इसका मतलब V में से अगर ये U घटा दे तो वो मिल जाएगा। ऐसे ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन आपने किए थे। अगर इस पूरे V में से इस छोटक्का वाला काट के फेंक दें हम, तो हमको CB मिल जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ये पूरी CB है, ये पूरी CB है, और यहां से लेकर यहां तक जो है वो BD है। इस CB इतना निकालना है हमको, तो पूरे में से इतना काट के फेंक दो तो हमको ऊपर वाला मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब हमको, अगर हमको CB निकालनी है तो हम CD में से BD को घटा दें। CD में से
BD को घटा दे, और AB हमारा जो यहां से यहां तक है वो क्या है, समय है जो यहां से लेकर यहां तक बढ़ गया है T समय बाद, T समय बाद। तो ये क्या हो गया, हमारा समय कितना हो गया, T हो गया। ठीक है, जो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है, क्लियर ना। तो AB कितना था, AB ही OD के बराबर है, तो इसका मतलब OD मतलब क्या है, यहां लिख देना, चूंकि AB ही OD के बराबर है। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB की जगह पे OD। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, आगे समझ। इसके बाद इसको मैं साफ कर रहा हूं, छोटा सा है बस, अभी खत्म बस। इसके बाद A लिखा, इस CD को देखो, CD पूरा है V और BD कितना है, BD है U और नीचे कितना है T। कैंची गुणा कर दो, V कैंची गुणा कर दो, इसको 1 से करो, V माइनस U और इसको इससे कर दो AT। अब V को उधर रहने दो और उसके बाद U प्लस AT। ठीक, ये नियम किसने दिए थे, मैं बताना भूल गया, आइजैक न्यूटन, महान वैज्ञानिक। ठीक है, सो इस हेडिंग को डालने से पहले यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं न्यूटन के गति के समीकरण, और तीनों को लिख दीजिएगा। मैं जब तीनों करवा लूँ तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना कॉपी में ऊपर, और उसके बाद वहाँ पे आप लोग इसकी लाइन के ऊपर, ठीक है, और लिख देना न्यूटन के गति के समीकरण। न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए और तीनों की हेडिंग डाल के तब नीचे से प्रूफ शुरू करना। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आगे होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने क्या किया है एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ग्राफ बनाया। मैंने सिर्फ एक ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद एक लाइन खींची और मैंने कहा कि इसका प्रारंभिक त्वरण कितना है, u है, बाद में त्वरण प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u है, बाद में वेग v हो जाता है। इतना करने के बाद फिर मैंने कहा कि आपको यह करना है कि त्वरण जो है वो रेखा AC की ढाल होगी, और रेखा AC की ढाल बराबर लिख दिया हमने tan थीटा इजकल टू क्या लिखा मैंने, CB, और ये ढाल मतलब tan होता है, बस इतना याद रखना। CB और AB, CB निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया, बीच वाला वैल्यू निकल आया, और उसके बाद फिर वैल्यू उठा के वहां रख दिया, और उसके बाद आंसर आएगा V इजकल टू U प्लस AT, वेयर V नोन एज अंतिम वेग कहा जाता है इसको। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं, और U को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। A को कहते हैं त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, और T इज नोन एज टाइम, T को टाइम कहते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब मैं इसके बाद करूंगा, ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, अब मैं इसके बाद इसका दूसरा समीकरण करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई, पहला नियम कंप्लीट हो चुका है। पहला नियम आया V इक्वल टू U प्लस AT, उसके नीचे लिखिएगा इसको वेग समय संबंध भी कहते हैं, और फिर से हेडिंग डालिएगा न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग डाल लो द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण, क्या आपको ये बात समझ में आ रही, क्या हेडिंग डालेंगे, द्वितीय समीकरण। ठीक, इसको कहते हैं स्थित समय संबंध। जब आ जाए तो लिख देना इसे स्थित समय संबंध कहते हैं, पोजीशन। अब मान लो कि आपका जो ये डायग्राम यहां पर बना हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, मैं सबसे पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी s, t इजकल टू 0 से t इजकल टू t तक, मतलब पहले 0 से चलना शुरू हुए और t जितने समय में दूरी तय की, t इजकल टू 0 से t इजकल टू t तक, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, t इजकल टू t तक, क्योंकि यहाँ पे t इजकल टू 0, यहाँ पे t इजकल टू t है, t तक घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। अब आपके को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर सर ये क्यों, है ना। तो एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो जितना समय होगा
और चाल और समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका दूरी। ये वहीं से आया है कि क्षेत्रफल चाल और गुणे समय को दूरी के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, ये वहीं से आया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में समझना है तो पहले ये निगमन पूरा कर लेने दीजिए मुझे। अब बराबर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अतः हम कह सकते हैं कि S इजकल टू इस पूरे का क्षेत्रफल, जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पूरे का क्षेत्रफल, और पूरे में कौन कौन है, त्रिभुज है, और नीचे वाला कौन है, नीचे वाला आयत है। तो हम लिखेंगे कि ODCA सबका क्षेत्रफल, इसका मतलब त्रिभुज ACB तथा ठीक है, प्लस लिख लो, बीच में प्लस लगा लो, प्लस आयत OABD का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतना हो गया। ठीक, अब ABC को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा बना हुआ है, ये जो पूरा त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं 1/2 देखूं, आधार की बात करूं तो नीचे वाला AB है, और मैं अगर ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो BC है, और प्लस यहां लंबाई की बात करूं अगर तो OD है, और इसकी बात करूं तो AO है। ठीक है, तो OD इंटू AO है, या AB लिख सकते हो, OD की जगह पे कुछ भी कर दो। अब आपको पता है कि 1/2 AB की बात करूं तो AB जो है वो OD के बराबर है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक भी क्या है, T ही है, TE है, TE नहीं, T ही। ठीक है, सो ये हो गया आपका T। BC की मैं बात करूं तो वो है BC यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक जो है वो है आपका V माइनस U, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये BC है वो V माइनस U है, ये यहां से लेकर यहां तक V माइनस U है। ठीक, उसके बाद प्लस OD की बात करूं तो T है, और AO की बात करूं तो A से लेकर O तक आपका U है। ठीक, अब उसके बाद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं एक बार देख लूं, दिख रहा है, T को पड़ा रहने दो, V माइनस U। अभी अभी आपने जब समीकरण नंबर क्या प्रूफ किया था, 1 प्रूफ किया था, तो वहां पे आया था, चाहो तो बगल में लिख लो, वहां पे आपने पढ़ा था कि V माइनस V इक्वल टू U प्लस AT, तो U को इधर लाओ इक्वल टू AT से, तो V माइनस U की जगह पे AT लिख सकते हो, और ये हो गया आपका UT। ठीक, अब मैं यहां थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। ठीक है बेटा, AT कितनी बार लिखा, T 2 बार, तो S इजक्वल टू AT स्क्वायर, और आगे लिखा है 1/2, सो 1/2 AT स्क्वायर, और ये UT। ठीक, अब मैं लिख सकता हूं S इजक्वल टू UT को पहले लिख दिया जाए और AT स्क्वायर को बाद में। S इजक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण है, तो लिखेंगे इसे समय, ये समय के बारे में आया है, और स्थिति, दो चीजें के बारे में आया है, इसे स्थिति समय ग्राफ, इसे स्थिति समय संबंध भी कहते हैं। सो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आई होप आपको बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया मैंने ये बताया कि आखिर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दिया,
और उसके बाद ये नियम याद रखो, इसी को प्रूफ करके लेके आना है। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बहुत आसान वाला आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब इस दूसरे के बाद हम बात करेंगे किसकी, तीसरे की, उसको प्रूफ करेंगे समीकरण नंबर 3 को। तो अभी तक अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो बैक करके ले लीजिएगा। अब हमें न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण प्रूफ करना होगा, और तीसरा समीकरण भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रूफ होगा जैसे कि दूसरा वाला हुआ था, ठीक उसी प्रकार। तो हम लोग लिखेंगे तृतीय समीकरण, ठीक है। क्या लिखेंगे, तृतीय समीकरण, है ना। आप लोगों ने एक चीज़ बहुत फील की हो चाहे ना फील की हो, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ तो बहुत एनर्जी के साथ आता हूँ, लास्ट तक मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन मैं मुस्कुरा के आप लोगों को ऐसा फील कराता रहता हूँ कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, है ना। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और क्या करूँ मैं, बहुत दिनों बाद हंस रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट आया है। तृतीय समीकरण देखो बेटा, लिखेंगे कि तृतीय समीकरण बराबर लिखेंगे कि चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी s बराबर, तो आप लिख सकते हो s इजकल टू, ठीक उसी प्रकार, लेकिन उसमें क्या किया था, इसको और इसको अलग अलग निकाला था। और अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, जो ये आकृति यहां पर बनी है ऐसे, इसको देखो तो, और इसको ऐसे अगर मैं घुमा दूं, ऐसे ऐसे घुमा दूं, सो ये ऐसे आ गई, और इसको समलंब कहते हैं, इसको समलंब कहते हैं। और समलंब का क्षेत्रफल जिसको याद है, हो गया क्वेश्चन। सो इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसको मिटाऊंगा ना भी, ठीक है। समलंब, समलंब कौन से समलंब का क्षेत्रफल, ACDO, ACDO का क्षेत्रफल, ठीक। अब मैं अगर इसी को डायग्राम को ध्यान से देखूं तो यहां पर A है, यहां पर C है, यहां पर D है और यहां पर O है। अब मैं इसको घुमा दिया हूं, मैंने इसको, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे कर दिया है, तो इसका मतलब D खिसक के यहां पे आ गया, फिर उसके बाद ये C वहां पहुंच गया, A यहां पहुंच गया, O यहां पहुंच गया। ऐसे पहुंचा कि नहीं, थोड़ा ऐसा ऐसे घुमा दिया मैंने। अब इसका मतलब ये वाली भुजा जो होंगी वो समांतर भुजाएं होंगी एक दूसरे के, इसका मतलब ये भुजा एक दूसरे के समांतर होंगी, इसका मतलब ये भुजा और ये पूरी भुजा ये समांतर भुजाएं हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगी, OD हो जाएगी। और समलंब का क्षेत्रफल कहता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे 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 ऊंचाई। क्या कहता है, समलंब का क्षेत्रफल कहता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। बेटा केवल तरीका बदला है बस, वहां पे ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके दूसरा नियम प्रूफ किया, यहां पे एक में करके ये कर लिया, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अगर मैं समांतर भुजाओं की बात करूं तो कौन सी समांतर भुजाएं हैं, AO और CD, AO और CD। ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई ये होगी OD और ये दूरी S, ठीक। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको साफ करता हूँ। दूसरा नियम क्या है आपको पता तो होगा ही, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मुझे ये प्रूफ करके लाना है। इसका ये मतलब है इसमें T नहीं आना चाहिए, और OD तो T है, उस T को कहीं ना कहीं से मुझे गायब करना होगा, ठीक है, उसको मुझे कहीं ना कहीं से गायब करना होगा, ठीक है। देखो, सो S इजकल टू 1/2 AO U है और CD क्या है, V है, और उसके बाद OD क्या है, OD T है, लेकिन मुझे T नहीं लाना, T नहीं लाना। सो क्या करेंगे, S इजकल टू 1/2, इसको U प्लस V को अगर मैं V प्लस U लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस T की वैल्यू कहीं से निकालता हूँ मैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला V माइनस U अपॉन T इजकल टू A, पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था। सो ये T पहुंच जाएगा वहां और A को ले आओ यहां, तो इस T की जगह पे हम क्या धर सकते हैं, V माइनस U अपॉन A धर सकते हैं, धर समझते हो, रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक। अब T की जगह रखेंगे V माइनस U अपॉन A। नेमो को बहुत तेजी से हंसी आई इसी बात पे,
और खिलखिला के हंस दी वो हैं, हमको पर अच्छा नहीं लगा, हमें मजाक उड़ा लिए। S इक्वल टू 1/2 v प्लस यू v माइनस यू, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। और ये पहुंच गए हम कक्षा 8 में, और कक्षा 8 में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं u स्क्वायर। उसके बाद नीचे अपॉन में क्या है a, और ये s इक्वल टू 1/2। आई समझ में बात? इतना होने के बाद अब हम इसको लिख सकते हैं s इक्वल टू, बेटा एक एक लाइन में बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, और अब भी अगर समझ में ना आए ना तो तुमसे बड़ा कोई भी है नहीं फिर। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2as और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो आ गया कुछ आ गया उसी तरीके से, तो v स्क्वायर को उधर रहने दो भैया, कैंची गुड़ा हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको इधर लिखेंगे, हमारा मन कर रहा है हम नहीं चाहते इधर उधर करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2as। अब v स्क्वायर को उधर ले जाओ, वो भी ठीक था बच्चा, v स्क्वायर को उधर ले जाओ तो u स्क्वायर उधर गया, प्लस हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं स्थित वेग संबंध। लिख लोगे ना? अब तो नहीं लिखने की जरूरत है, नहीं तुम लोग बड़े आलसी हो, तो हम लिखेंगे नहीं सब बहुत अच्छे बच्चे हो। या वेग स्थिति संबंध कहलाता है। यह क्या कहलाता है? वेग स्थित संबंध कहलाता है। सो इस क्लास के बाद आपको ये तीनों समीकरण जुबान पे रटे होने चाहिए। आपको ये चीज अच्छे से रटी होनी चाहिए कि यस सर ने बोला था कि ये गति के समीकरण यदि हमें अच्छे से याद होने चाहिए। सो इतने समीकरण आपको अगर अच्छे से याद नहीं हुए आज की क्लास के बाद तो फिर क्या है? धिक्कार। ठीक है, इतनी बात समझा गई। देखो 1 मिनट का पूरा रिकैप करेंगे। पहले नियम को प्रूफ करने के लिए हमने क्या यूज किया? ढाल का यूज किया, tan थीटा इक्वल टू यूज किया, और उसके बाद ढाल से हमने v माइनस यू, ढाल से मैंने v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a निकाला, और उसके बाद v इक्वल टू u प्लस AT आ गया मेरा आंसर। दूसरे के लिए मैंने इसका छेदफल निकाला और दोनों छेदफलों को आपस में जोड़ दिया। ऊपर त्रिभुज का छेदफल था 1/2, आधार गुणे ऊंचाई लगाया। आधार के लिए मैंने AB लिया, ऊंचाई के लिए CB लिया, CB निकालने के लिए V में से U को घटाया। इतना किया। दूसरा, उसके बाद प्रूफ हो। जब पहुंचे तीसरे समीकरण में तो हमने कहा नहीं, अगर हम इस पूरी आकृति का छेदफल निकालें, पूरा एक समलंब मान लें, तो समलंब का क्षेत्रफल हमको याद नहीं था। फिर सर ने याद दिलाया, कहा कि 1/2 आधार गुणे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यही होता है समलंब का क्षेत्रफल। कुछ बच्चे समलंब को अंग्रेजी में नहीं जानते, दिस इज कॉल्ड ट्रापेजियम कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ थी। तो ये जो आपको मैंने दिखाया है, आज मैंने न्यूटन के गति के पहले, दूसरे और तीसरे नियम नहीं, समीकरण को प्रूफ किया। ठीक है, किसको प्रूफ किया? समीकरण को प्रूफ किया। इस क्लास के बाद आपको ये समीकरण याद होने चाहिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, हम सिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग आगे के इन नियमों को दूसरी विधि से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। मैं बायोलॉजी वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा ताकि उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स क्या? मैं छोटे छोटे फॉर्मूलों को बताऊंगा। उसके बाद में आने के बाद फिर तीनों नियम को प्रूफ करके चला जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मौज करते रहो।